हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो वाल्वुलर हार्ट डिसीजेस के ऊपर है। हम कुछ बेसिक एस्पेक्ट्स ही देखने वाले हैं जो कि फर्स्ट ईयर लेवल पे आपको काम आएंगे। जैसे अगर शॉर्ट नोट पूछा जाए तो आप लिख सकते हो, या कार्डियक साइकिल जैसा कोई क्वेश्चन है तो उसकी क्लिनिकल एप्लीकेशन में आप लिख सकते हो। तो चलो पहले बेसिक्स समझते हैं एंड देन वी विल टॉक अबाउट द डिसीजेस। सबसे पहले तो वाल्व का फंक्शन क्या होता है। देखिए, वाल्व जो होती है वो it allows the blood to flow in one direction but prevents the blood to go in the opposite direction। यानी जब वाल्व ओपन होती है तो ब्लड गोज थ्रू फ्रॉम वन चेंबर टू द अदर टू द नेक्स्ट चेंबर, और जब वाल्व क्लोज होती है तो वो दूसरे चेंबर से पहले चेंबर में आने से ब्लड को रोकती है, प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। तो ये बेसिकली वाल्व का फंक्शन होता है। आपको पता है दो पेयर्स ऑफ वाल्व्स है हार्ट में, एवी वाल्व्स एंड सेमिलुनर वाल्व्स। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं एवी वाल्व्स का, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स। जब जब तक एट्रियल प्रेशर इज मोर देन द वेंट्रिकुलर प्रेशर, तब तक एवी वाल्व्स जो है वो ओपन रहेगी और ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में जाएगा। लेकिन जब जब वेंट्रिकुलर प्रेशर इज मोर देन द एट्रियल प्रेशर, तब एवी वाल्व्स बंद रहेगी। नहीं तो क्या होगा, बंद नहीं रहेगी तो क्या होगा, ब्लड विल गो बैक इनटू द प्रीवियस चेंबर, देयर विल बी बैक फ्लो ऑफ ब्लड। क्योंकि ब्लड को तो एक ही बात आती है, टू फ्लो फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर। तो इसलिए वाल्व इस तरीके से काम करती है, वो एक ही डायरेक्शन में ब्लड फ्लो को अलाउ करती है जब वो ओपन होती है, और फिर बैक फ्लो होने का जब खतरा है तो वाल्व बंद होती है और वो बैक फ्लो को प्रिवेंट करती है। अब देखते हैं वाल्वुलर हार्ट डिसीज। बेसिकली दो टाइप के वाल्वुलर हार्ट डिसीज होते हैं, एक स्टेनोसिस, दूसरा रिगर्जिटेशन। रिगर्जिटेशन को इनकॉम्पिटेंट वाल्व भी कहते थे प्रीवियसली। तो ये इनमें क्या होता है बेसिकली, तो स्टेनोसिस मतलब जब वाल्व ओपन है तब वो अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पा रही है, और रिगर्जिटेशन मतलब जब वाल्व बंद होना एक्सपेक्टेड है तब वो अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पा रही है। स्टेनोसिस, लेट्स लुक एट देम वन बाय वन। स्टेनोसिस स्टेनोसिस मतलब वाल्व के जो लीफलेट्स होते हैं, जैसे बाइकस्पिड वाल्व है तो उसके दो कस्प्स होते हैं। स्टेनोसिस मतलब वाल्व के लीफलेट्स एक दूसरे को अडेयर करते हैं, स्टिक करते हैं, यानी वो प्रॉपरली ओपन नहीं हो पाती वाल्व, और इसलिए वाल्व का जो ओपनिंग है, ऑरिफिस, वो नैरोड रहता है। इवन इफ वाल्व इज सपोज टू बी ओपन, वो कंप्लीटली प्रॉपरली ओपन नहीं हो पाती, तो ओपनिंग नैरो हो जाता है, और उस नैरो ओपनिंग के थ्रू ही ब्लड को पास होना पड़ता है। दैट्स द कंडीशन विच इज स्टेनोसिस ऑफ ए वाल्व। तो इमेजिन करो माइट्रल स्टेनोसिस है, माइट्रल वाल्व स्टेनोज्ड है, तो उसकी प्रॉपर ओपनिंग नहीं हो पा रही है, और उस वजह से ब्लड जो है वो प्रॉपरली लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं जा पाएगा। दूसरी टाइप की कंडीशन है रिगर्जिटेशन, यानी जब वाल्व इज सपोज टू रिमेन क्लोज्ड, वो प्रॉपरली क्लोज नहीं रह पाती, और इसलिए वो बैक फ्लो को प्रिवेंट करने का उसका जो फंक्शन है वो भी प्रॉपरली नहीं हो पाता, एंड ब्लड रिगर्जिटेट्स बैक इनटू द प्रीवियस चेंबर। So that is regurgitation or incompetence of a valve. It allows the blood flow to occur in the opposite direction. When it is supposed to remain closed, it does not remain closed properly. अब सबसे अहम पार्ट इस क्वेश्चन का या इस टॉपिक का है कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है। तो इसका कॉन्सिक्वेंस ये होता है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस, स्टेनोसिस की कंडीशन में the stenosis condition results in pressure hypertrophy, और regurgitation की अगर कंडीशन है तो it results in volume hypertrophy। एक्सप्लेन कर लेते हैं अभी। स्टेनोसिस यानी वाल्व प्रॉपरली ओपन नहीं हो पा रही है और प्रॉपरली ब्लड को फ्लो होने के लिए अलाउ नहीं कर पा रही है इन द ओपन स्टेट। ऐसे में क्या होगा, क्योंकि वाल्व ऑरिफिस नैरोड है ना, तो क्योंकि ब्लड प्रॉपरली जा नहीं पा रहा है अगले चेंबर में थ्रू द स्टेनोज्ड वाल्व, तो वाल्व के पीछे वाला चेंबर जो है उसके ऊपर बर्डन आ जाता है,
उसको ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, उसका प्रेशर बढ़ने लगता है। और पीछे वाला चेंबर मतलब क्या? अगर हम माइट्रल स्टेनोसिस की बात कर रहे हैं तो उसके पीछे वाला चेंबर मतलब लेफ्ट एट्रियम। तो लेफ्ट एट्रियम का काम बढ़ेगा, उसका बर्डन बढ़ेगा, क्योंकि उसको अब ज्यादा फोर्स से ब्लड को, मतलब ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा टू सेंड द ब्लड, इनफ अमाउंट ऑफ ब्लड थ्रू द नैरोड ओपनिंग। और इसलिए क्या होता है? लेफ्ट एट्रियम की हाइपरट्रॉफी इन दिस केस, मतलब माइट्रल स्टेनोसिस में उसके पीछे वाला चेंबर यानी लेफ्ट एट्रियम, तो उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है। हाइपरट्रॉफी मतलब इंक्रीज इन द सेल साइज इज कॉल्ड एज हाइपरट्रॉफी। मसल के मामले में बोले तो मसल सेल साइज बढ़ने से मसल का मास बढ़ जाता है। लेफ्ट एट्रियल वॉल विल बिकम थिक, सो दैट्स लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रॉफी। सो प्लीज रिमेंबर, और ये क्यों हुआ? इट्स कॉल्ड एज प्रेशर हाइपरट्रॉफी। क्यों? क्योंकि क्रॉनिकली इलेवेटेड प्रेशर, पीछे वाले चेंबर का प्रेशर बढ़ने लगता है और उस वजह से मसल मास उसका इंक्रीज हो जाता है। दैट्स कॉल्ड एज प्रेशर हाइपरट्रॉफी। रिगर्जिटेशन, रिगर्जिटेशन की कंडीशन में होता है वॉल्यूम ओवरलोड, एंड वॉल्यूम ओवरलोड की वजह से वॉल्यूम हाइपरट्रॉफी। अगेन पीछे वाला चेंबर जो है वो रिगर्जिटेंट वाल्व के पीछे वाला चेंबर जो है उसकी वॉल्यूम हाइपरट्रॉफी होती है। कैसे? एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टेक एओर्टिक रिगर्जिटेशन। आपको पता है लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स द ब्लड इनटू द एओर्टा ड्यूरिंग सिस्टोल, है ना, थ्रू द एओर्टिक वाल्व। और जैसे ही सिस्टोल खत्म हो जाता है, डायस्टोल स्टार्ट होता है, तो एओर्टिक वाल्व बंद होना एक्सपेक्टेड है। नॉर्मली वो बंद होती है सो दैट द ब्लड फ्रॉम द एओर्टा डज नॉट गो बैक इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना। ये काम है एओर्टिक वाल्व का। नाउ इमेजिन देयर इज एओर्टिक इनकॉम्पिटेंस या एओर्टिक रिगर्जिटेशन, यानी सिस्टोल ब्लड इजेक्ट आउट हो गया प्रॉपरली, चलो, लेकिन डायस्टोल, लेफ्ट वेंट्रिकल जब डायस्टोल में जाती है, एओर्टिक वाल्व बंद होना एक्सपेक्टेड है, बैक फ्लो को प्रिवेंट करना एक्सपेक्टेड है, वो नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब देयर विल बी रिगर्जिटेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम द एओर्टा बैक इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, पीछे वाले चेंबर में, वाल्व के पीछे वाले चेंबर में, मतलब इन दिस केस लेफ्ट वेंट्रिकल। फॉर द एओर्टा इट्स द लेफ्ट वेंट्रिकल। अब सोचो कि लेफ्ट वेंट्रिकल के पास एक तरफ लेफ्ट एट्रियम से भी ब्लड आना है, वो तो नॉर्मली आना ही है, और प्लस ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ब्लड एओर्टा से रिगर्जिटेट होके भी लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है। इसका मतलब क्या? क्रॉनिकली लेफ्ट वेंट्रिकल एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ब्लड से फिल हो रही है, एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ ब्लड इज गेटिंग फिल्ड, वो रिगर्जिटेंट ब्लड जो है वो भी फिल हो रहा है ना। तो इस वजह से क्रॉनिकली देयर विल बी वॉल्यूम ओवरलोड in the chamber which is behind that particular incompetent or regurgitant valve, और वॉल्यूम ओवरलोड क्रॉनिकली होता जाएगा, और उस वजह से क्योंकि वो भर रहा है ब्लड, एक्स्ट्रा ब्लड भर रहा है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल इन दिस केस, मतलब एओर्टिक रिगर्जिटेशन के केस में लेफ्ट वेंट्रिकल उसका मसल मास जो है वो बढ़ जाएगा, हाइपरट्रॉफी हो जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड एज वॉल्यूम हाइपरट्रॉफी। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस है। फाइनली जस्ट एक और पॉइंट ऐड कर दूं यहां पे, क्लिनिकल कॉन्सिक्वेंस, यानी आप उसको कैसे रिकॉग्नाइज करते हो कि कौन सी वाल्व डिसीज्ड है और किस तरीके का डिसीज है, यानी स्टेनोसिस है कि रिगर्जिटेशन है। तो बेसिकली आप ऑस्कल्टेशन करते हो हार्ट का, तो आपको सुनाई देती है एक फॉरेन साउंड जिसका नाम है मर्मर। तो मर्मर इज एन एडवेंटिशियस हार्ट साउंड। अब ये क्यों प्रोड्यूस होती है मर्मर? तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, माइट्रल स्टेनोसिस। अब माइट्रल वाल्व का ओपनिंग नैरो हो चुका है और उसके पीछे वाला चेंबर जो है वो एक्स्ट्रा प्रेशर लगा रहा है, तो उस वजह से क्या होता है, ब्लड जो है वो टर्ब्यूलेंस से जाता है थ्रू द स्टेनोज्ड वाल्व। ब्लड में टर्ब्यूलेंस, एक्स्ट्रा टर्ब्यूलेंस जनरेट होता है, और उस एक्स्ट्रा टर्ब्यूलेंस की वजह से वहां पे साउंड प्रोड्यूस होता है जिसको मर्मर कहा जाता है। एक एग्जांपल दिया कि नैरोड ओपनिंग के थ्रू अगर ब्लड को फ्लो करना है तो ऑब्वियसली वो टर्ब्यूलेंस होगा और साउंड प्रोड्यूस होगा। तो ये रीजन है मर्मर प्रोडक्शन का।
और एक जस्ट और क्लिनिकल पॉइंट ऐड कर दूं कि टाइमिंग ऑफ द मर्मर इज इंपॉर्टेंट, यानी आपको कौन सी वाल्व इन्वॉल्व है ये कैसे पता चलेगा। तो टाइमिंग ऑफ द मर्मर, मर्मर या तो सिस्टोलिक मर्मर होगी या डायस्टोलिक मर्मर होगी। अब सवाल ये उठता है कि हार्ट का सिस्टोल और डायस्टोल हम कैसे पहचानते हैं। सीधी बात, बाय करस्पॉन्डिंग विद द कैरोटिड पल्स। आपको पता है जब हम हॉस्कल्टेशन करते हैं तो साथ में कैरोटिड पल्स को भी फील करते हैं, और हमें ये आपने पढ़ा ही होगा कि द साउंड दैट कम्स विद द कैरोटिड पल्स, एवरी कैरोटिड पल्स, दैट इज द फर्स्ट हार्ट साउंड, and the sound that comes between the two pulsations is the second heart sound. Correct? Yes. तो फर्स्ट हार्ट साउंड जो हो रहा है हार्ट में, उसके बाद में तुरंत आने वाली मर्मर है तो वो सिस्टोलिक मर्मर होगी, और सेकेंड हार्ट साउंड के बाद में अगर मर्मर आ रही है तो वो डायस्टोलिक मर्मर होगी। तो सबसे पहले आप हार्ट साउंड्स को आइडेंटिफाई करें, उससे क्या आइडेंटिफाई होगा, सिस्टोल और डायस्टोल, और फिर मर्मर का टाइमिंग आपके लिए आसान हो जाता है कि सिस्टोलिक है कि डायस्टोलिक है। जैसे फॉर एग्जांपल माइट्रल स्टेनोसिस है तो उसकी मर्मर जो है वो मिड डायस्टोलिक मर्मर कहलाती है। अब डायस्टोल में क्यों ये मर्मर, सीधी बात है, माइट्रल वाल्व के थ्रू ब्लड कब जाता है, जब लेफ्ट वेंट्रिकल इज इन डायस्टोल, है ना। जब लेफ्ट वेंट्रिकल डायस्टोल में चली जाती है उस वक्त ब्लड गोज फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू द माइट्रल वाल्व। तो अगर माइट्रल वाल्व की इन्वॉल्वमेंट है जैसे माइट्रल स्टेनोसिस, तो क्या होगा, द मर्मर विल बी हर्ड ड्यूरिंग द डायस्टोल। पर्टिकुलरली मैं माइट्रल स्टेनोसिस का एग्जांपल दे रहा हूं कि ब्लड फ्लोज थ्रू द वाल्व ड्यूरिंग द डायस्टोल, और इसलिए माइट्रल स्टेनोसिस की मर्मर जो है दैट विल बी द डायस्टोलिक मर्मर। तो इस तरीके से आप टाइमिंग से पहचान सकते हो, और दूसरी भी क्वालिटीज ऑफ मर्मर होती है जिससे आप डायग्नोसिस कर सकते हो। बट दैट इज इन समरी about the valvular heart diseases.